सही है। कल एक फॉर्मूला जो है वो मैं भूल गया था। कल एक फॉर्मूला था हमारा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ये बेसिकली आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन पूछता है कि अगर सपोज करें कि इलेक्ट्रॉन है एक, वो N5 है, उसमें से N1 के अंदर आता है, यानी कि पहले शेल के अंदर आता है, तो बताओ कि वो कितनी ट्रांजिशन लीव करेगा, यानी कि लाइन वन स्पेक्ट्रम जब हम निकालेंगे तो उसके स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी बनेंगी। ठीक है, तो वो हमें देखना है। उसका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, वैसे इसकी ट्रिक होती है एक, लेकिन वो उस ट्रिक को छोड़ दो क्योंकि उसमें जो है ना टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख लो, आराम से फिर सारे प्रॉब्लम्स कर दोगे उसमें। ये फॉर्मूला कौन सा है? N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 प्लस 1 अपॉन 2। सही है। अब जैसे सपोज करें कि ये 5 से आ रहा है 1 की तरफ, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? 5 माइनस 1। सही है। और N2 यहाँ पर फिर से लिखूंगा मैं 5 माइनस 1, क्योंकि 1 के अंदर आ रहा है। यहाँ पर मैंने लिखा प्लस 1। ये -1 +1 कैंसिल हो गया आपस में, अपॉन में रखा मैंने 2। सही है। ये -1 +1 कैंसिल, यहाँ 5 में से 1 माइनस करो तो 4 बचे, 4 इंटू यहाँ पर कितने बचे? 5, अपॉन में 2। तो 5 इंटू 4 20, 20/2 10। तो यानी कि अगर पांचवें शेल में से पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आएगा तो 10 स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करेगा। 10 स्पेक्ट्रल लाइन इमिट करेगा। ये क्लियर हुआ? ये बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, बस इसका थोड़ा देख लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, आराम से हो जाएगा। सही है। जैसे अगर मैं बोलूं कि तीसरे शेल से, दूसरा अगर मैं आपसे पूछूं कि तीसरे शेल में से, शेल कौन सा है? तीसरा, उसमें से दूसरे शेल के अंदर हम आए। ठीक है। फॉर्मूला कौन सा है? फॉर्मूला याद करने का आसान तरीका है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। पहले देखो इसका कौन सा पार्ट है? N2 माइनस N1। दूसरा क्या है? N2 माइनस N1 प्लस 1, और इसको डिवाइड कर लो 2 के साथ। सही है। N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1, ये फार्मूला है, जनरल फार्मूला। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो आपको याद करना है। ठीक है। अभी सवाल क्या पूछ रहा है? बोल रहा है कि तीसरे शेल में से दूसरे शेल के अंदर अगर आप आए हो तो बताओ कि स्पेक्ट्रल लाइन कितनी निकलेंगी। तो आपने कैसे निकालना है? 3 माइनस 2। ठीक। और यहाँ पर भी 3 - 2 माइनस +1, ये फार्मूले वाला। इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ। सही है। 3 - 2 आपने निकाला तो कितना आया? 1। और 3 - 2 निकाल, 3 + 1 ये हो गया 4, 4 में से 2 निकाला तो ये 2, डिवाइडेड बाय 2। तो 1 स्पेक्ट्रल लाइन, एक स्पेक्ट्रल लाइन, यानी कि एक ट्रांजिशन होगी जब ये तीसरे में से दूसरे में आएगा। पांचवें शेल में से चौथे के अंदर आए, पांचवें से या 10वें शेल में से पांचवें शेल के अंदर आए, तो स्पेक्ट्रल लाइंस का ये फॉर्मूला याद कर लो। N2 माइनस N1 इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको बताएगा कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी बनेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर हुआ? ये प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे सवाल देखोगे। अभी ये जो सवाल मैंने करवाया है ना कि पांचवें शेल में से पहले शेल के अंदर आया, ये सवाल आया हुआ है। ये सवाल मेरे ख्याल से मैं, हाँ, ये बुक था, अल रहमान, अल रहमान, उस बुक के अंदर ये सवाल था। ओके, समझ आ गया? ये क्लियर हो गया? कोई मुश्किल वाली बात तो नहीं है? सिलेबस में नहीं है चीज, लेकिन आपके पास के अंदर ये सवाल इस तरह से टेस्ट वगैरह के अंदर आते हैं। सही है। फोन माइनस माइनस सही है। एक विलेज बंद करे कर, विलेज बंद करें करूंगा मैं जी का पानी लाइट थोड़ा वेज होती है। ओके दे जैसा पाना तो हो जाए। तू समझ में आया?
अच्छा, और इस पर एक मैंने और चीज आपको कही थी कि लेमडा मैक्स और लेमडा मिनिमम आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम लेमडा कब होगा और मिनिमम लेमडा कब होगा। तो उसके लिए मैंने आपको कहा था कि लेमडा मैक्स तब निकलेगा जब एनर्जी क्या हो, मिनिमम हो। और एनर्जी मिनिमम तब होगी जब करीब वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन आएगा। करीब वाला यानी कि अगर N1 है आपके पास तो जब N2 में से आएगा तो एनर्जी मिनिमम होगी और लेमडा मैक्सिमम होगी। अच्छा, और फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम, क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन है। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सही है। और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर आप रखते हो कांस्टेंट एच, कांस्टेंट ई इज इक्वल टू एच एफ। सही है। और यहाँ पर इसको हम एन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच एंड एफ बन जाता है। ठीक है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। कौन सी? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसके मुताबिक जो फोटॉन होगा या एनर्जी होगी वो डिस्क्रीट क्वांटा या पैकेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। यानी कि फोटॉन एनर्जी जो लेता है वो लेकर जो चलता है ये डिस्क्रीट क्वांटा या एनर्जी पैकेट के फॉर्म में होती है, फिक्स्ड अमाउंट में होती है। सही है। तो लेमडा मैक्स और लेमडा मिनिमम का मैंने आपको बताया था। लेमडा मिनिमम कब होगी? जब एनर्जी मैक्सिमम हो। और एनर्जी मैक्सिमम होती है जब आप दूर से इलेक्ट्रॉन लेकर आओ, यानी कि इंफिनिटी से लेकर आओ किसी भी शेल के अंदर, इंफिनिटी से किसी भी शेल के अंदर आओ। जनरल फॉर्मूला क्या था वेव वाला? वो क्या था? 1/लेमडा इज इक्वल टू आर 1/n, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। अच्छा, इसको समटाइम्स 1/p स्क्वायर माइनस 1/q स्क्वायर भी लिखा जाता है। वो उनकी मर्जी है अपनी, जिस तरह से भी लिखें। आपने बस वे याद कर लेना है और उसके बाद इसको करते जाना है। अच्छा, मैंने बामर सीरीज सीरीज के लिए कल निकाला था इसका वैल्यू लेमडा का। बामर सीरीज के लिए हमने क्या निकाला था? बामर सीरीज के लिए हमने निकाला था इस तरह से कि 1/लेमडा मैक्सिमम अगर वेवलेंथ अगर मिनिमम निकाले, अगर मिनिमम लेमडा मिनिमम कम से कम वेवलेंथ कितनी है तो वो 4 × 10⁻⁷ होती है। ठीक है, अभी निकाल कर देखो इंटू मीटर, निकाल कर देखो। आर सेम रखो, 1/n1। बामर के लिए कौन सा होता है? लेमन के लिए n1 होता है 1, बामर के लिए होता है 2, तो इसका 2 का स्क्वायर माइनस 1/, और ये इन्फिनिटी का स्क्वायर। किसी भी चीज को इन्फिनिटी के साथ डिवाइड करते हो तो ये 0 बन जाता है। सही है। तो ये हमारा बना 1/लेमडा इज इक्वल टू आर अपॉन ये 2 स्क्वायर बन गया 4। अभी आपको 1/लेमडा नहीं चाहिए, लेमडा चाहिए, तो लेमडा इज इक्वल टू 4/r। और r का वैल्यू कितना होता है? 1.097 इंटू 10⁻⁻⁷। अब इसको तकरीबन 1 तक पुश करो, ये 4 को 1 के साथ डिवाइड करोगे तो ये आएगा 4 इंटू 10 पावर, ये अपना सॉरी ये +7 है। इस +7 को ऊपर लेके जाओगे तो ये बनेगा -7 मीटर। और ये काफी छोटी वेवलेंथ होती है। सही है, क्लियर हुआ ये? कल हमने ये किया था। अच्छा, अगर बोले आपसे, अगर आपसे एक चीज और बोले, ये क्लियर हुआ, ये समझ आया? अच्छा, अब देखो, अगर मैं इसको यहां तक सॉल्व कर रहा हूँ 4/3। अगर आपसे सवाल ये पूछे कि लेमडा मिनिमम का रेशियो निकालो, लेमडा मिनिमम का रेशियो किसके लिए? बामर क्वेश्चन, यानी दोनों की लेमडा मिनिमम का रेशियो निकालो। किस तरह से? बामर और पेशियन का। तो पेशियन के लिए निकालो, फाइंड करो। पेशियन के लिए किस तरह से करोगे? 1/लेमडा इज इक्वल टू आर। पेशियन के लिए क्या होता है इनका वैल्यू? लेमन, बामर, पेशियन। पेशियन यानी कि 3, इसका स्क्वायर करो -2, और ये बन जाएगा 0 क्योंकि मिनिमम निकालना है आपने। तो ये बनेगा 1/लेमडा इज इक्वल टू r/9। तो लेमडा हमें मिलेगा 9/r। अभी क्या रखना है वैल्यू? ऊपर बामर रखना है, नीचे पेस्टिन रखना है, क्योंकि रेशो निकालना है और रेशो में ऊपर वाला टर्म बामर के लिए। तो पहले आप रखो बामर वाली वैल्यू, इसको मैं लेमडा बी के साथ लिखता हूँ, लेमडा फॉर बामर। और नीचे वाली कौन सी है? लेमडा फॉर पेस्टिन, लेमडा पी के साथ में लिखता हूँ इसको। इसको बराबर दो, क्या बनेगा? ये यहाँ पर है 4/3, 4/3। तो यहाँ पर मैंने रखा 4/, सॉरी अपन 4/3 नहीं बल्कि 4/r, 4/r मैंने रखा। यहाँ पर मैंने डिवाइड दिया। सही है। और ये मैंने रखा 9/r।
आर। अब मैं 4/r इसको डिवाइड को मल्टीप्लीकेशन में चेंज करूंगा तो ये आर ऊपर चला जाएगा, आर ऊपर चला गया, 9 नीचे आ गया, तो ये आर आर में खत्म हो गया, तो 4/9 ये रेशो आया लेमडा मिनिमम का फॉर बामर एंड पेस्टिन सीरीज। इस तरह के सवाल आए हुए हैं, इस वजह से आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, यानी कि सवाल इस तरह से भी पूछ सकता है, मैक्सिमम और मिनिमम का भी रेशो पूछ सकता है। वो आपने मैक्सिमम में बस देखना है कि लेमडा मैक्सिमम कब होगी, जब एनर्जी का डिफरेंस कम से कम होगा, तो पास वाले शेल में से उसमें इलेक्ट्रॉन एंटर करोगे। सही है, क्लियर हो रहा है? इस तरह के प्रॉब्लम आप कर लोगे ना? कर लोगे, क्लियर है? मुकद्दस आपको क्लियर है ये? क्लियर हुआ या समझाऊं दोबारा? ओके, एक सेकंड में स्क्रीनशॉट ले लूं। हाँ बस सही है। अच्छा ठीक है, समझ आया? ये सवाल इस तरह से आपसे पूछ सकता है। अच्छा, और जो है ना सवाल वो और भी पूछ सकता है। कल मैंने आपको फोटान के लिए कुछ फॉर्मूलाज बताए थे, कौन से? E इज इक्वल टू एच एफ, सही है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये वाले फॉर्मूलाज आप अप्लाई कर सकते हो अगर कोई और तरह का सवाल पूछे आपसे। अगर आपसे सवाल पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन है जो N2 से N1 के अंदर आया है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो कोई फोटान बाहर निकलेगा, सही है, कोई फोटान बाहर निकलेगा। अगर आपको कहे कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1 मेगाहर्ट्ज, अगर फोटान, सुनो एक बात समझो, मिसाल दे रहा हूं, अगर दूसरे शेल में से पहले शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आया, अब इसके दूसरे शेल में से पहले शेल के जाने की वजह से क्या होगा, फोटान एमिट होगा। नीचे वाले शेल में से इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजने में एनर्जी आपको देनी पड़ती है, और जब वो ऊपर वाले से नीचे वाले में आता है तो ऊपर वाले की एनर्जी हाई होती है, नीचे वाले की कम होती है, तो उसको एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। तो ये एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। सही है, अगर मैंने आपको कहा कि उस फोटॉन की एनर्जी है 1 मेगाहर्ट्ज, तो बताओ कि उसकी एनर्जी क्या होगी। ये फोटॉन लिखा है मैंने पी से, तो उसकी एनर्जी क्या होगी? तो ये सिंपल है, हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। किस तरह से करोगे आप? E इज इक्वल टू एच एफ, एच कितना है? 6.6 × 10⁻34। और मेगा, मेगा किसके बराबर होता है? 10⁻6 के। मेगा हर्ट्ज 10⁻6। तो इसको करोगे तो ये बनेगा 6.6, इसको 6 को माइनस करोगे तो इंटू 10⁻−28 जूल, यानी कि बहुत ही कम एनर्जी बनेगी इसकी, तो बहुत ही कम एनर्जी होगी इसकी। सही कह रहा हूँ ना? बाबा समझ आ रहा है? अगर फोटॉन की एनर्जी भी पूछ सकता है, इस फोटॉन की वेवलेंथ भी पूछ सकता है। आपको बता रहा हूँ कि एक ही टॉपिक में से सवाल किस तरह से घुमा घुमा कर पूछ सकता है, क्योंकि सिलेबस के अंदर आपके ये टॉपिक कम है। ही बत्ती ऑफ कर, वो बत्ती लाइए। अरे मोगो ही जा, ऐसी लाइट फुल है ना, डिमा ये तो जमाना। हाँ, नजर नहीं है तुझे? ठीक है, ये समझ आया? इन्हें के बस ऑफ कर फिलहाल थोड़ी देर लगे, लाइट फुल ना थी। ठीक है, अब देखो, ये बाबा मिलकर पूछना, मैं बताऊंगा तुम्हें। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल टू एफ लेमडा, ये वाला फॉर्मूला है वेलोसिटी का। इसमें v फोटॉन की आप रखोगे तो ये c के बराबर में मिलेगा। c इज इक्वल टू क्या बनेगा? एफ लेमडा। अब लेमडा आपको निकालनी है तो क्या रखना है? c अपान लेमडा निकालनी है तो ये रखना है c अपान एफ।
अगर आपसे लेमडा पूछे कि इस इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पर आपको मेगा हर्ट्ज की जगह, फ्रीक्वेंसी की जगह अगर आपको वेवलेंथ गिवन हो, तो भी आप एनर्जी निकाल सकते हो। अगर वेवलेंथ गिवन हो, ठीक है, अगर वेवलेंथ गिवन हो, सपोज करो, किस तरह से निकालोगे? ई, किस तरह से निकालोगे? ई इज इक्वल टू एच, एफ की जगह क्या रखोगे? एफ की जगह आपने रखना है, एफ की जगह रखना है आपने सी अपॉन लेमडा। तो ये आप रखोगे सी अपॉन लेमडा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। एच क्या है? कांस्टेंट है। तो लेमडा आप निकाल सकते हो, क्योंकि अभी आपने एनर्जी निकाली है, इसको यहाँ लेकर आओगे, लेमडा इज इक्वल टू एच सी अपॉन ई। इसके मदद से एच की वैल्यू रखोगे 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34, इंटर सी की वैल्यू 3 इंटू 10 पावर 8, नीचे रखोगे क्या? 6.6 इंटर 10 पावर माइनस 28। इसको करोगे डिवाइड, जो भी करो, आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी, आपको लेमडा की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये? समझ आया? यानी कि एक टॉपिक में से देखो, आपने देखा होगा कि बुक के अंदर इतने टॉपिक गिवन नहीं है, ठीक है, बुक के अंदर इतने टॉपिक गिवन नहीं है, और उसके साथ साथ क्या है कि एक ही टॉपिक में से कितने क्वेश्चन निकाले हैं मैंने, वो उसने सिर्फ एक फॉर्मूला बताया था। सिलेबस के अंदर ये टॉपिक्स नहीं है, लेकिन ये सवाल आए हुए हैं पास के अंदर, इसी वजह से आपको करवा रहा हूँ। ये लिटरली आप यकीन करेंगे, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लो ना, जो भी मैं चीजें बता रहा हूँ ना, शायद ही एंट्री में से इनमें से बाहर क्वेश्चन है, शायद, अगर ये सिलेबस फॉलो करते हैं। कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, बुक में से देंगे ना, बुक में जो टॉपिक्स उन्होंने दिए ही नहीं, मैं तो वो भी पढ़ा रहा हूँ, वो भी पढ़ा रहा हूँ, उसके साथ साथ जो रिलेवेंट चीजें वो भी बता रहा हूँ। तो इससे बाहर अब क्या देंगे? ए लेवल के एमसीक्यू करवाए आपको, किस के एमसीक्यू करवाए, क्या और क्या बाहर देंगे? सवाल आप तभी बोल सकते हो कि बाहर है या आपकी गलती है, जब वो सवाल मैं ना करूं। अगर सवाल आप भेजो टेस्ट के बाद मुझे, और मैं उसका आंसर ना दूं, मैं बोलूं कि ये सवाल टफ है, वाकई उन्होंने नहीं देना चाहिए था, तो फिर आप बोलना कि ये जो है ना, वाकई उन्होंने, हमारी कोई गलती नहीं। बाकी अगर सवाल मैं कर लूं और आप नहीं कर सको, तो इसमें आपकी गलती है, क्योंकि मैं वो हर चीज बताता हूँ जो मुझे खुद को पता होती है। मेरा माइंड सेट यही होता है कि जो चीज मेरे माइंड में हो वही आपको पता हो, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट हो हमारे। अगर मैं चीज एक बता रहा होता हूँ, तो समझो कि अपने माइंड से जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में, यानी कि कॉन्सेप्ट बोल रहा होता हूँ कि आपके माइंड में वही कॉन्सेप्ट कॉपी हो, ठीक है। तो ये इस तरह से भी सवाल दे सकता है। अब उसकी अपनी मर्जी है कि किस तरह से सवाल देगा। मैंने जो जो तरीके थे उसके दो तीन वो मैंने आपको बता दिए। लास्ट वाला एक था स्पेक्ट्रल लाइन्स वाला, वो भी मैंने आपको बता दिया, हाँ ना, जैसे हाँ, बस ऑफ कर।